नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ये दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन यानी राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, हम उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल परीक्षा विगत वर्ष 2014 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण प्रदूषक है भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। नीचे विकल्प दिया है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे कोट्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल 1, 3 और 4, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 4, चौथा है 1, 2 और 3, 4। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज आप लोग के लिए और है मेरा। अगर किसी कंपनी या उद्योग को किसी स्थान पर स्थापित करने के लिए उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण कारक उपयोगी होते हैं, मतलब किसी भी कंपनी को किसी जगह में स्थापित करने के लिए उनमें अन्य कौन महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिन्हें अगर वो नहीं होते उनके बिना कंपनी नहीं चल सकती है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उन कारक का नाम जरूर लिखें। अब देख रहे हैं, अभी हाल ही में चल रहा था केप टाउन में जो दूसरा टेस्ट मैच ना दक्षिण अफ्रीका के साथ, उसी की बात हो रही है। सबसे छोटे टेस्ट में भारत की बड़ी जीत, केप टाउन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हराया। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने तय किए रोड मैप। अब देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, अभी तो उन्हीं की बात हो रही है। दिल्ली में आपसे तालमेल, पंजाब में होंगे आमने सामने। INDIA के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को सिर चढ़ाने पर बढ़ेगी आगे। यूपी में 25, महाराष्ट्र में 21 से 23, झारखंड में 10, बिहार में 8 और 6 सीटों पर करेगी दावा। राष्ट्रीय कांग्रेस समिति इस रूपरेखा का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भरी हामी। आपको बता दें, INDIA भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी संगठन की बात हो रही है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के केंद्रीय वामपंथी राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है जो यह 2024 में आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मुकाबला करने के लिए 26 राजनीतिक दलों का गठबंधन है। आपको बता दें, इसका गठन 18 जुलाई 2023 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में मिलेगा। और आपको बता दें, लोकसभा की 543 सीट में 143 सीटें इसके पास है। राज्यसभा में 245 सीटों के हिसाब से 96 सीटें इसके पास है और राज्य विधानसभा की सीटों में से 4036 में से 1767 सीट इसके पास है। और इसके जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो है मल्लिकार्जुन। तो अब देख रहे हैं ना कि जो लोग होने वाले 24 में चुनाव लोकसभा के, उसी पे गठबंधन हो रहे हैं और सीट की बंटवारा हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक में 100 करोड़ का घपला, CBI जांच की सिफारिश। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज और जांच के फर्जीवाड़े का है आरोप। जांच के लिए एक ही मोबाइल नंबर पर पंजीकृत किए गए 3092 मरीज। आपको बता दें, मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, जिसे आमतौर पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जाना जाता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पंजाब राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। वे दवाएं जिन्हें निदान और परामर्श यानी सलाह सहित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और लैब में जांच के सामने आए थे नए तथ्य। मरीजों का नाम अलग अलग लेकिन मोबाइल नंबर शून्य अंकित है, जिसमें से मरीजों की संख्या है 11,667। मरीजों के नाम के साथ मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, जिसमें से मरीजों की संख्या है 8,251। मरीजों के नाम के साथ दर्ज मोबाइल नंबर जो है 1, 2, 3 और 4 से शुरू होते, जिसमें से 400 मरीजों की संख्या इस तरह है। मोबाइल नंबर जो 15 या उससे अधिक बार इस्तेमाल किए गए, जिसमें 999 मरीज आए हुए हैं। देख रहे हैं कि कितने घपला हो रहे हैं। CBI बात करें, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है।
खून के लिए नहीं देने पड़ेंगे अनाप शनाप दाम, शीर्ष दवा नियामक ने कहा बेचने के लिए नहीं होता खून। डीसीजीआई ने प्रोसेसिंग फीस के अलावा रक्त पर सभी तरह के शुल्क किए खत्म। और डीसीजीआई की बात करें, भारतीय औद्योगिक औषधि महानियंत्रक की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी पर चोट करना चाहती है भाजपा, यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी तक चलेगा और 23 देशों की होगी भागीदारी। आपको बता दें, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण जो 17 से 20 जनवरी तक चलेगा। और यह आपको बता दें फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा और इसका इस बार की थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक आउटरीच। इससे पहले बता दें 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में मनाया गया था और उसकी थीम थी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर बढ़ना है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। अमृतकाल में भारत सरकार की ओर से दुनिया के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का आयोजन आगामी 17 से 20 जनवरी तक किया जाएगा। इसमें 23 देशों के विज्ञानी, छात्र छात्राएं, स्टार्टअप, डेवलपर, बैंकर सहित अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। और यह बता दें एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। परिसर में आयोजित होने वाले महोत्सव को लेकर तैयारी चल रही है। महोत्सव के प्रारंभ के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है। चीन ने भी माना मोदी के नेतृत्व में भारत बदला, मजबूत होकर उभरा। चीन सरकार ने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत की कूटनीतिक व मजबूती होती अर्थव्यवस्था का माना लोहा। सीमा पर जारी विवाद का जिक्र नहीं, लेकिन कारोबारी रिश्तों में आए बदलाव पर डाला गया प्रकाश। नेपाल से बिजली खरीदेगा भारत, दीर्घकालिक समझौता, विदेश मंत्री सौदे के साथ बैठक, राष्ट्रपति पीएम से भी मिले। चीन से नेपाल के तनाव के बीच काठमांडू पहुंचे जयशंकर प्रसाद। देख रहे हैं कि कितना अच्छा मौका उठाए हैं। ऐसे समय में जब नेपाल के रिश्ते चीन के साथ कुछ तनावपूर्ण चल रहे हैं, तब भारत ने अपने इस पड़ोसी देश में स्थापित पनबिजली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का खरीद का दीर्घकालिक समझौता किया है। वाइस एडमिरल त्रिपाठी बने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय सिंह के स्थान पर यह कार्यभार संभाला है। उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वह नौसेना के पश्चिम कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़ग कवासला के पूर्व छात्र त्रिपाठी को 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं, उसमें गठबंधन भी चल रहा है और एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। और 22 जनवरी को होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, उसकी तैयारी चल रही है। कौशल और विकास से रोजगार सृजन को मिलेगी गति, देश की बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर प्रायः बहस होती है कि यह वरदान है या चुनौती। विज्ञान विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि आय योग्य आबादी को सही प्रशिक्षण और कौशल विकास से संवारा जाए तो यह गुणवत्ता मानव संसाधन बन सकती है। इसी दौरान देश में बुनियादी ढांचे के सही विकास में बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार और व्यवसाय की राह सुगम बनाई जा सकती है। इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। पढ़िए ऐसे 2 प्रयासों की कहानी जो आने वाले समय में रोजगार सृजन में प्रशस्त होंगे। विदेश में रोजगार पाने की राह हुई सुगम। ये देखिए कहानी कुछ दी हुई है। टारगेट किलिंग का षड्यंत्र रचने वाले लश्कर के 7 आतंकी गिरफ्तार। देश को नई शिक्षा देगा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल, प्रधान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बोले अच्छे काम के लिए योगी को बधाई देने आया हूं। 404 करोड़ से पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ हो चुका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ये बोल रहे हैं।
यहाँ आप लोग का संपादकीय पत्र है। यहाँ आप लोग को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती हैं। अगर आप लोग किसी सिविल सर्विस या अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग कंसल्ट राइटिंग की तैयारी करें तो उसमें आप लोग को इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मिल जाएंगे जो आप लोग के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। देश की तस्वीर बदलने में सक्षम। वर्ष 2024 बीतने से पहले 31 लाख करोड़ रुपए की 900 से अधिक परियोजनाएं पूरी होकर क्रियान्वित हो सकती हैं। देश के विकास में इनकी महत्ता समझी जा सकती है। इनमें से कई परियोजनाएं तो युगांतकारी साबित होंगी, परंतु कुछ अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो विभिन्न कारणों से लंबित हैं। ऐसे में पूरी और अधूरी परियोजनाओं की समीक्षा में भी आवश्यक है। अब देख रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चालू की गई थी। बढ़ सकता है किसान सम्मान निधि का पैसा। कृषि बजट आवंटन में जारी रहेगी बढ़ोतरी का सिलसिला। फसल बीमा जैसी योजनाएं भी रहेंगी जारी। यह आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं ना कि यूक्रेन और उसका जो संघर्ष चल रहा तो चल ही रहा है, और हमास और इजराइल का भी संघर्ष साथ में चल रहा है। रूस की ओर से लड़ने वाले विदेशियों को दे सकेंगे नागरिकता, ये पुतिन जी कह रहे। राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया आदेश, परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं आवेदन। रूस ने यूक्रेन में लड़ रहे लोगों को अभी तक कोई डाटा सार्वजनिक नहीं किया है। देख रहे हैं कि संघर्ष चल रहा है और कितने लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि केप टाउन में कमाल जो टेस्ट चल रहा था ना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, दूसरा टेस्ट, उसी की बात हो रही है और इसमें ये लोग जीत पा चुके हैं। यहाँ आप लोग को जनरल नॉलेज से जुड़ी और आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, इसे आप लोग जरूर पढ़िए। यहाँ छोटी छोटी खबरें दी होती हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से, अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जर्मन भौतिकी विज्ञानी विल्हेम रंगटन ने एक्सरे की खोज की। 1896 में आज ही ऑस्ट्रियाई खबरें में वीनर प्रेस ने एक्सरे की खोज का पहला सार्वजनिक विवरण प्रकाशित किया था। जर्मन भौतिक विज्ञान विल्हेम रंगटन ने 8 नवंबर 1895 विकिरण के नए रूप की खोज की थी। एक्सरे ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। यूरोप में द ग्रेट फास्ट ने ली थी हजारों लोगों की जान। 1709 में आज ही यूरोप में तापमान अचानक -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने पर भीषण ठंड ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से घट रहा है सेब उत्पादन। जम्मू कश्मीर में हुआ अनुसंधान। मिल्चिंग, सघन पौधरोपण, ड्रिप सिंचाई में पर्यावरणीय प्रभाव होगा कम। उत्तराखंड व हिमाचल के लिए उपयोगी निचली घाटी में 15 दिन पहले हो रहा पुष्पन। मिलीजुली संस्कृति का उत्सव। कोलंबिया के शहर पोस्टो में ब्लैक एंड व्हाइट कार्निवल के दौरान चैट टू द अर्थ परेड में शामिल प्रतिभागी है। कार्निवल इंडियंस, अमेजियंस एवं प्रशांत क्षेत्र की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के तौर पर मनाया जा रहा है। यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न उसका विश्लेषण। आज का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण प्रदूषक है भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इस्पात उद्योग प्रदूषण उत्पन्न करता है क्योंकि यह कोयला और लौह अयस्क का उपयोग करता है, जिनके दहन से विभिन्न पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक तथा ऑक्साइड हवा में उत्सर्जित होते हैं। स्टील भट्टी में लौह अयस्क के साथ कोक प्रतिक्रिया करता है, जिससे लौह का निर्माण होता है और प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अपशिष्ट जल, हानिकारक अपशिष्ट जल, ठोस अवशिष्ट। हालांकि एयर फिल्टर, वाटर फिल्टर तथा अन्य प्रकार के पानी की बचत, बिजली की
बचत तथा बंद कंटेनर के रूप में तकनीकी हस्तक्षेप उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।